नमस्कार। जब भी हम लोग बच्चे को थेरेपी देते हैं, मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, इसीलिए मैं स्पीच थेरेपी के संदर्भ में ज़्यादा बातें करूँगा। जब भी हम लोग थेरेपी देते हैं, तब बहुत सारे प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, जो कि ऑटिज़्म वाले बच्चे शो करते हैं। आज हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और थेरेपिस्ट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम कौन-कौन से हैं। अगर इन प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चे में प्रोग्रेस शुरू हो गया। तो बच्चे के प्रोग्रेस के लिए प्रॉब्लम को जानना ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं क्या-क्या प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो है प्लेस। ठीक है? बच्चे का प्लेस, पेरेंट्स का प्लेस, थेरेपिस्ट का प्लेस, थेरेपी सेशन में, थेरेपी क्लासरूम में। ठीक है? दूसरा पोजीशन, कैसे बैठे हैं, क्या बच्चा लेटा हुआ है, क्या बच्चा एक हाथ पर ऐसे टेक करके बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है बच्चा। तीसरा होता है डायरेक्शन, बच्चे का डायरेक्शन किधर है, आपका डायरेक्शन किधर है, पेरेंट्स का डायरेक्शन किधर है, क्या सारे डायरेक्शन सही हैं जिससे कि बच्चा ज़्यादा फोकस करे। तो प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शन, ये तीन हो गए। चौथा है बच्चा को सब कुछ चाहिए, जो भी बच्चा देख रहा है थेरेपी सेशन में, बच्चे को सब कुछ चाहिए और हर एक चीज को पकड़ना चाहता है, हर एक चीज को जोर से पकड़ के उसके साथ खेलना चाहता है। अगला पॉइंट ये है कि बच्चा किसी एक चीज से ज्यादा अटैचमेंट शो कर रहा है, किसी कलर से ज्यादा अटैचमेंट शो कर रहा है, किसी शेप से अटैचमेंट शो कर रहा है, किसी विशेष टॉय से अटैचमेंट शो कर रहा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब बच्चा अटैचमेंट शो करता है, तब थेरेपी सेशन में वो उसी में लगा रह जाता है और जो थेरेपिस्ट काम करना चाहते हैं, अब वह काम नहीं हो पाता है और थेरेपी सेशन का जो टाइमिंग है वो बीत जाता है। अगला पॉइंट है कि बच्चा आज कुछ नहीं करना चाहता है, बच्चा आज रो रहा है। तो यह एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करें? तो ये पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स हैं। इनके बारे में एक-एक करके आज हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है प्लेस। प्लेस मीन्स जगह। थेरेपी में कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब बच्चा हमारे पास आता है, तो थेरेपिस्ट के को फेस करके बैठना चाहिए और थेरेपिस्ट का जो डिस्टेंस है और जो थेरेपिस्ट और बच्चे का जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि वो एक दूसरे तक पहुंच सके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर सेशन में पेरेंट्स बैठे हैं तो उनका प्लेस कहाँ पर है, क्या वो आपसे दूर बैठे हैं, क्या वो इतना दूर बैठे हैं कि बच्चे को पकड़ने या बच्चे को थेरेपी में मदद करने में हेल्प नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बच्चे का प्लेस सही नहीं है, अगर आपका प्लेस सही नहीं है, अगर पेरेंट्स का प्लेस सही नहीं है, तो बच्चे को थेरेपी देने में बहुत कठिनाई होती है। दूसरा होता है पोजीशन। बच्चे का प्लेस सही है लेकिन बच्चे का पोजीशन गड़बड़ है, बच्चा ऐसे हाथ टेक करके बैठा हुआ है या बच्चा लेटा हुआ है, या बच्चा अपने मम्मी के गोद में पीछे लेट कर बैठा हुआ है, सपोर्ट के साथ बैठा हुआ है, या अपने पापा अगर हैं तो सेम सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर बच्चा बैठा हुआ है, इसका मतलब कि वो बच्चा अलर्ट मोड में नहीं है। तो बच्चे को अलर्ट मोड में होने की जरूरत है। अलर्ट मोड में होने के लिए बच्चे को अपने रीढ़ की हड्डी पर बैठने की जरूरत है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चा जो है अपने रीढ़ की हड्डी पर, सीधा रीढ़ की हड्डी पर बैठे और फिर थेरेपिस्ट के साथ इंटरेक्शन मोड में रहे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन। अगर बच्चा बैठा हुआ है तो उसका बैठने का जो डायरेक्शन किधर है, क्या आपके तरफ है, क्या वो पालथी मार के बैठा है, अगर पालथी मार के बैठा हुआ है तो पालथी क्या आपके दूसरे डायरेक्शन में निकल रहा है, क्या जो पैर फैलाकर बैठा है क्या वो दूसरे डायरेक्शन में निकल रहा है। अगर निकल रहा है और बच्चा आपकी ओर देख रहा है तो डायरेक्शन गलत है। बच्चे का डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चे का पैर, हाथ और फेस टोटली आपकी तरफ होने की जरूरत है। अगर थेरेपी में जरा भी ये इधर से उधर होता है तो तुरंत पेरेंट्स को बोलिए कि बच्चे को डायरेक्शन प्रॉपर करना है, बच्चों की हेल्प कीजिए। बच्चे का डायरेक्शन हेल्प करने के लिए कैसे किया जाता है हेल्प? तो बच्चे का डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए पैरों से उसका डायरेक्शन
को उसको चेंज किया जाता है। उसका कंधे से डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जाता है। उसके पैरों से, जो पॉलिथीन मार के बैठा है, उसके पूरा बॉडी को घुमा देंगे आपकी ओर, और फिर वो डायरेक्शन जब वो आपके सामने आ जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड एज ए गुड वे ऑफ हेल्पिंग द चाइल्ड टू फेस यू। तो प्लेस, पोजिशन एंड डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चे में ये तीन चीज, प्लेस, पोजिशन और डायरेक्शन, सही नहीं रहता है, उनमें प्रोग्रेस कम होता है या धीरे होता है, स्लो स्पीड में होता है। इसलिए इस पर काम करना बहुत बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट ये है कि बच्चा सारे चीजों को अपने हाथों से पकड़ना चाहता है, तो क्या करें। देखिए, ये एक बहुत ही ट्रिकी चीज है। अगर बच्चा सारे चीजों को आपके सेशन में उपलब्ध है, तो चीजों को देखकर पकड़ना चाहता है या लेना चाहता है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे टॉयज को छुपा दीजिए। ऐसा जगह छुपाइए जहां की सिर्फ आपका हाथ पहुंच सके, और उसके नजर गए बगैर, बच्चे के नजर गए बगैर आप उसको निकाल सके। ठीक है, नंबर एक बात ये हो गई। नंबर दो बात, अगर मान लीजिए कि बच्चा उन सारी टॉयज के ऊपर नहीं जा पा रहा है जो आपने रखा है अपने पीछे या अपने अगल बगल, लेकिन जो सामने उसके रखा गया टॉयज, उसी को अगर वो पकड़ने के लिए जा रहा है और जोर से पकड़ रहा है, तो कोशिश करिए कि वो एक हाथ से पकड़कर खेले, क्योंकि दोनों हाथ से जब पकड़ेगा तो आप पाएंगे कि वो ना ही खेल रहा है और ना ही खेल को खराब कर रहा है, वो सिर्फ पकड़ के इंगेज हो रहा है। और जब ये इंगेज होगा तो सिर्फ उसमें और ज्यादा एनग्रॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको जो थेरापिस्ट काम करा रहे हैं वहां पर अटेंशन बिल्कुल नहीं जाता है। अगर आपने कोई ऐसा टॉय यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा टॉय यूज कर रहे हैं जो कि आपको करना है बच्चे के साथ में, तो बच्चा का एक हाथ इन्वॉल्व होना चाहिए। जबकि बच्चा दोनों हाथ इन्वॉल्व कर रहा है, तो उस केस में क्या करिए कि जो दूसरा हाथ है उसको पकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके हाथ के बीच में पेरेंट्स का हाथ होना चाहिए ऐसे, जिससे कि उसका जो दूसरा हाथ है टॉय तक ना पहुंचे और आप उस पर काम करा सके जो आपका डिजायर्ड वे है काम करने के लिए। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, बच्चे को पकड़ना कभी भी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे को पकड़ते हैं, इसका मतलब कि आप उसको छू रहे हैं। अगर आप उसको छू रहे हैं तो जो थेरापिस्ट काम कर रहे हैं वो वो चाह रहे हैं कि उसका बच्चे का विजुअल और ऑडिटरी मोड दोनों जो है एक्टिविटी और स्पीच में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन जब आप बच्चे को पकड़ेंगे तो एक और टच का सेंसेशन बच्चे के ब्रेन में जाएगा और बच्चा का ध्यान वहां चला जाएगा। तो जो थेरापिस्ट काम कर रहे हैं जिस एक्टिविटी पर, जिस गोल पर, वह गोल अचीव करने में डिले हो सकता है। इसलिए बच्चे के हाथ को पकड़ना प्रायोरिटी कभी नहीं है। उस केस में आप बच्चे को हाथ को न पकड़ के बच्चे आप अपना हाथ वहां लगा दीजिए और ऐसे पकड़ के रखिए जिससे कि बच्चा का हाथ उस टॉयज तक न जाए और जो थेरापिस्ट काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली कर पाए। इसी संबंध में अगला मुख्य पॉइंट ये है कि थेरेपी करते करते आपको यह पता लगाना है कि कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जहां पर कि बच्चा दोनों हाथ का यूज नहीं कर रहा है, जहां पर कि बच्चा एंजॉय कर रहा है, जहां पर कि बच्चा ज्वाइंट अटेंशन में है। तो उस एक्टिविटी को सर्च करना है, काम करते करते पता लगाना है। ये बच्चे का मजबूत पॉइंट है, स्ट्रेंथ पॉइंट है, और आपको वहां पर काम करना है इन द सेशन, जिससे कि जो भी सेशन का लेंथ है 30 मिनट्स जो भी लेंथ है, उस 30 मिनट्स को मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सके। और उन एक्टिविटीज को पहले आप अवॉइड कीजिए जिसमें बच्चा दोनों हाथ इन्वॉल्व कर रहा है और वो टॉयज के साथ इंगेजमेंट बढ़ा दे रहा है। ओके, जो अगला पॉइंट है कि बच्चा किसी एक पर्टिकुलर चीज से अटैच रहता है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना चाहिए कि जिस भी चीज से बच्चा अटैच रहता है उस चीज को आप छुपा के रखिए अपने थेरेपी सेशन में। और जो मैं करता हूं मैं आपको बताता हूं, और जो आप करते हैं आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या करते हैं। क्या मैं करता हूं कि उस टॉय को जिससे बच्चा ज्यादा अटैच्ड है, मैं उसको एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करता हूं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में यूज करना होता है। कहने का मतलब क्या, कभी कभी बच्चा कभी कभी थेरेपी में
कोऑपरेट नहीं करना चाहता, वो किसी कारण से वो कोऑपरेट नहीं करना चाहता, वो आज थेरेपी नहीं लेना चाहता, आज वो रोना चाहता है, आज वो भागना चाहता है, उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर टॉयज को जिससे कि बच्चा को अटैचमेंट है वो मैं निकालता हूँ और फिर मैं उससे खेलता हूँ। मैं देखता हूँ कि इस सिचुएशन में अगर मैं उस टॉय को निकाल कर मैं बच्चे के साथ खेलता हूँ या खेलता हूँ मीन्स नॉट खेलता हूँ, आई डू लाइक पैरेलल टॉक और सेल्फ टॉक और डायरेक्ट अप्रोच लागू करता हूँ या जो भी वहाँ रिक्वायरमेंट है वो लागू करता हूँ, तो देखता हूँ कि बच्चा बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहा है और बच्चा का मूड चेंज हो गया है और बच्चा अब कोऑपरेट करने लगा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि नेक्स्ट पॉइंट में है कि बच्चा रोता है, बिल्कुल नहीं करना चाहता है, तो उस केस में हम बच्चे के राइट ब्रेन एक्टिविटी को ज़्यादा हम यूज करने की कोशिश करते हैं, मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं। जैसे इस केस में हम बच्चे के लिए हम राइम्स गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ABCD का जो राइम्स है वो गाना चाहते हैं, बाबा ब्लैक शिप गाना चाहते हैं। आप देखेंगे बच्चा क्वाइट हो गया, जैसे बच्चा क्वाइट हो गया फिर से आप अपना एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। और अगर बच्चा फिर से रोना शुरू कर रहा है तो फिर से आप हैप्पी बर्थडे गाना गा सकते हैं और आप पाएंगे कि बच्चा पहले से ज़्यादा कोऑपरेट करने लगा और इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सेशन बेहतर हो जाता है। तो आई होप कि आप मेरे इन सारे पॉइंट्स को समझ पाए हैं और आई होप कि आप इन सारे पॉइंट्स को अपने थेरेपी सेशन में भी लागू करेंगे और पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूं और सेम वे पेरेंट्स भी थेरेपिस्ट को कोऑपरेट करेंगे जिससे कि उनका बच्चा थेरेपी में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे और प्रोग्रेस का स्पीड बढ़ सके और आपका बच्चा प्रोग्रेस हो सके। थैंक यू वेरी मच।